वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समाकलन के अनुप्रयोग की सेकंड वीडियो लेके आए हैं। समाकलन के अनुप्रयोग जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। अभी जितना भी आप लोगों ने समाकलन पढ़ा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे। तो जब हम कर रहे थे तो ये जिज्ञासा बनी हुई थी कि भाई हम इनका यूज़ कहाँ करेंगे। तो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया, कोशिश की कि बहुत सारी आकृति जो हम लोग समझते हैं वे आकृति उनके फॉर्मूले हम लोग रट के सवालों को निकाला करते थे। लेकिन अब हम किसी भी कर्व और रेखा द्वारा काटे गए प्रतिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं समाकलन के आधार पर। उसके लिए हमें किसी सूत्र की या फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेथड को क्लियर करना है। हर तरीके का सवाल यहाँ आएगा। मैं हर सवाल को उसके गुणों के आधार पर आपको बताता जाऊँगा। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आपको कैसे करना है। तो लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर चैनल से यानी पूरे वीडियो के हर स्टेप को या हर वीडियो को बड़े ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। प्यारे छात्रों, इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑफलाइन क्योंकि अगर होती तो आपके बहुत सारे डाउट्स भी हमारे साथ साथ ही क्लियर हो जाया करते। तो अब आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। आप लोग सवालों को भेजिए और जहाँ समस्या बनती है वो पूछिए और साथ के साथ आप सवालों को कीजिए। तो इसी में एक सवाल आपका एक प्रश्न बनता है, आप समझिए इसमें क्या कह रहे हो। वो कह रहा है कि एक वक्र है वक्र y बराबर x-1, x-2, x-3 ये वक्र दिया हुआ है। वक्र जो कोटियां जिनकी जो कोटियां हैं x बराबर 0 और x बराबर 3 के बीच स्थित, इनके बीच तथा x अक्ष, इनके बीच तथा x अक्ष द्वारा परिवर्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द्वारा परिवर्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना है। तो प्यारे छात्रों, आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी। परिवर्ध यानी कि बाउंडेड एरिया निकालना है। ये बात आप समझ गए होंगे कि हमें सिर्फ कर्व दिया होगा, ना कि ये दिया होगा कि भाई एक आयत है, उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नो, कर्व होगा। इस कर्व का हमें ये भी नहीं पता होगा, इसकी अगर ट्रेसिंग करें तो ये किस आकृति का है ये भी हमें नहीं पता होगा। इसका भी पता हमें ही लगाना है। कैसे लगाना है? दो तरीके। एक तो आप चार्ट बना लीजिए और x की वैल्यू रखिए और उनके कोऑर्डिनेट निकालिए। एक बात। तो जहां आप बहुत सिंपल तरीके से निकालना चाहते हैं तो वो ये तरीका है। आप दो भाग करिए, इसमें से x रखिए, यहाँ y रखिए। अब x आप क्या रखेंगे, जो भी रखेंगे रिजल्ट आएगा। मान लीजिए x 0 रखते हैं, 0 0 0, -1 -2 -3 की गुणा -6 होगी, पहला कोऑर्डिनेट। अगर x बराबर 1 रखें, 1 रखने से ये 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे, 0। इसके अलावा आप कुछ भी रखेंगे, 1.2 भी रखेंगे, 2 रखेंगे, 0 ही आएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है x तो बढ़ेगा लेकिन y पे y 0 ही बना रहेगा। अगर मैं 2 रखूं, x और 0 के बीच में, 1 के बीच में 2 है, 1.2 भी वो भी रख सकता हूँ। यहाँ 2 रखूँ तो भी 0 आएगा, यहाँ 3 रखूँ तो भी 0 आएगा। इस मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, यहाँ अगर मैं कर्व खींचूँ तो आपका कर्व इस तरीके से होगा। ये है y डैश, ये है x डैश। तो पहला कोऑर्डिनेट x 0 है, y -6 है। मान लीजिए यहाँ 1 2 3
छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा सा 6 नीचे चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ ले लेता हूँ। ये -6 है, तो -6 पे यहाँ से हमारा कर्व यहाँ 1 2 3, अब यहाँ से कर्व शुरू हुआ चलना, यहाँ आया, यहाँ से ऊपर ये कोऑर्डिनेट हुआ आपका 1 0, इसे 1 ले लीजिए, इसे 2 ले लीजिए, इसे 3 ले लीजिए, ऐसे गया, ये आया, फिर ऐसे गया, ये आया, चलता जाएगा 3 तक हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। तो हमारा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसके कोऑर्डिनेट है 1 0, इसके हैं 2 0, इसके हैं 3 0। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही कर्व इस पार्ट में है यहाँ तक नीचे, ये ऋणात्मक भाग कहलाएगा, कर्व का ऋणात्मक भाग। ये नीचे क्यों है, यानी अगर लिमिट की बात करें हमारी, यहाँ से कोऑर्डिनेट -6 0 है। अगर लिमिट की बात करें तो 0 -6 to 1 जाएगा y एक्सिस पे, लेकिन y एक्सिस पे यहाँ तो टच ही कर रहा है, 1 to 0 जाएगा, 0 to 1 जाएगा, और 1 से 2 और 2 से 3 हो सकता है, तब जाके हम इसका बाउंडेड एरिया निकाल सकते हैं। तो जो प्रतिबल इसने कहा, एक तो एक्स एक्सिस का रोल ये है, और इस कर्व द्वारा जो भी जितना भी बाउंडेड एरिया बनता है, एक एरिया तो ये बना बच्चों, ये एक ये बना, एक ये बना, 3 भाग बनते हैं। 3 भागों में अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हर भाग एक वाई एक्स की धन दिशा में है, 2 भाग वाई एक्स की ऋण दिशा में है। तो इनका भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से धन दिशा होगी और वाई किस तरीके से ऋण दिशा होगी। अगर बात करें ऋण और धन की, तो 4 कंडीशन बनती है। वाई धनात्मक होगा कब, देखिए यहाँ बना देते हैं, मैं वाई पॉजिटिव यहाँ लिखता हूँ, वाई पॉजिटिव होगा कब, जब बेटा x > 3 होगा। क्लियर। जब x का मान 3 से बड़ा होगा तो आपका समझ लीजिए y धनात्मक रहेगा। 3 से बड़ा है कैसे, आप 3 से बड़ी कोई भी संख्या लिखिए, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ भी प्लस का आएगा, यहाँ भी प्लस का आएगा, यहाँ भी प्लस का आएगा। क्लियर होगी बात। अब आते हैं बात y ऋणात्मक, y नेगेटिव रहेगा। कब रहेगा नेगेटिव, जब x का मान 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 2 से बड़ा 3 से छोटा होगा, हमेशा ऋणात्मक रहेगा। 2 से बड़ा 2.5 ले लीजिए, 3 ही ले लीजिए, 3 पे तो 0 ही है, 2.5 लीजिए, 2.5 में यहाँ रखो माइनस आएगा, 2.5 यहाँ प्लस आएगा, 2.5 यहाँ प्लस आएगा, तो ये माइनस इसको माइनस बना देगा, ये ऋणात्मक रहेगा। एक माइनस आ गया, एक ही माइनस, पूरा रिजल्ट ही आपका माइनस हो जाएगा। y धनात्मक होगा कब होगा, जब x का मान 1 और 2, 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। 1 से बड़ा यानी 1.5 लो, 1.5 यहाँ माइनस हो गया, 1.5 यहाँ माइनस हो गया, जहाँ 2 माइनस हो गए वहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ से प्लस आएगा ही आएगा, ये धनात्मक होगा। और x का मान हमें फिर तीसरी कंडीशन आती है ऋणात्मक। मैंने चारों कंडीशन 1 2 3 4 कंडीशन आपके सामने रखी है। चौथी कंडीशन में हमेशा ये ऋणात्मक रहेगा जब x < 1 रहेगा। 4 कंडीशनों में ये सवाल आपका टूट जाता है। और बाउंडेड एरिया जो अभिष्ट क्षेत्रफल बनेगा वो ही बनेगा ये। अभिष्ट क्षेत्रफल, क्योंकि हमारी जो लिमिट थी 0 से 3 तक थी, इसने कहा था 0 से 3 तक आपको लिमिट लेनी है, मोड y dx रहेगा 0 से 3 तक। अब 0 से स्टार्ट करनी है, 0 आपका स्टार्ट हुआ था यहाँ से, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो 0 आपका 0 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका बाउंडेड एरिया ये बनेगा। 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, तब जाके कंप्लीट होता है, क्योंकि 3 पार्ट हमारे इस एरिया में हैं, एक नहीं है। अगर एक होता तो एक साइड में मैं ले लेता, लेकिन एक भाग ये है, एक ये है, एक ये है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक था। ये भी हमें ध्यान में रख के काम करना है,
ये बात समझ आई। इन चीज़ों का भी हमें ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने थोड़ा अलग सवाल लिया है। तो जब लिमिट रहेगी 0 to 1, तो 0 to 1 वाला भाग y एक्सिस में की ऋणात्मक दिशा में था तो माइनस वाई dy हो जाएगा। फिर लिमिट रहेगी 1 to 2, तो ये पॉजिटिव y रहेगा। फिर लिमिट रहेगी 2 से 3, माइनस वाई टू dx रहेगा। बात समझ में आ गई सबको? ये काम आपको करना है। अब हमारा अगला जो काम होगा वो कैलकुलेशन का होगा। मैं चाहूँगा मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपकी बात ये समझ में आ गई होगी। हमारा जो काम था वो ये था, एक तो लिमिट निकालना और ये पता लगाना कि कहाँ कहाँ हमें इनके क्षेत्रफल किस किस तरीके से निकालने हैं। इसके लिए हमें y का मान निकालना होगा। y का मान निकालना होगा। y बराबर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ से आपका जो x का मान आ जाएगा वो ये होगा x की क्यूब 5 और 1 6, 6x स्क्वायर, 6 और 5 11, 11x माइनस 6। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे और इनकी सबका समाकलन निकाल लेंगे उनके लिमिट के आधार पर। अभिष्ट क्षेत्रफल में आपका पहली लिमिट थी 0 to 1, माइनस में था, माइनस का भाग में यहाँ रख लेता हूँ। ये आपका हो गया x की 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ऐसी, या आप डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इनका समाकलन निकाल कर लिमिट रख देते हैं डायरेक्ट। माइनस पहले वाले केस में था x की 4/4 माइनस 6x की 3/3 प्लस 11x स्क्वायर बटे 2 माइनस 6x। लिमिट थी 0 to 1। फिर प्लस था, ये वही रहेगा x की 4/4 माइनस 6x की 3/3 प्लस 11x स्क्वायर बटे 2 माइनस 6x। लिमिट रहेगी आपकी 1 से 2। फिर माइनस था x की 4/4 माइनस 6x की 3/3 प्लस 11x स्क्वायर बटे 2 माइनस 6x। लिमिट थी आपकी 2 से 3। तो ये दो लिमिट खोलनी आपको बताई दे दी। अब कैलकुलेशन जब आप करेंगे, इन सब की कैलकुलेशन करने के बाद आपका पहला भाग जो आएगा माइनस के 9/4 माइनस 0 रखेंगे, सारे में 0 आ जाएगा कैलकुलेशन में। इसके बाद दूसरा भाग प्लस क्या है, माइनस 2 और प्लस 9/4। और तीसरे केस में आपका बन जाएगा माइनस 9/4 प्लस 2। तो ये आपकी टोटल, अब हम इसको अगर निकालना चाहें माइनस माइनस प्लस, ये 11/4 आ जाएगा यूनिटी स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। मेन भाग जो मेरा मेन मकसद है बताना कि किस तरीके के सवालों को आप लोग बाउंडेड एरिया को कैसे निकालते हैं। एक सवाल और मैं बताता हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। एक सवाल आप लीजिए जहाँ आपको इस तरीके के आकृतियों का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना पड़ सकता है, जहाँ सममित यानी सिमेट्रिकल आपकी आकृतियाँ हों, यानी एक जैसी आकृति हो, उसमें आपको दोनों तरफ ना निकाल कर उसको डबल या ट्रिपल या 4 से गुना, डायरेक्ट 4 से गुना कर लेते हैं। तो एक सवाल आप ये समझ लीजिए। एक क्वेश्चन है आपका, y प्रबल है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप समझिए ध्यान से, इसने कहा है प्रबलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तथा उसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप समझेंगे इस बात को।
हमारी ये समीकरण है परवलय की। तो परवलय की समीकरण ये बन जाएगी, ये होगी y² = 4ax। और नाभिलंब जीवा क्या होती है? नाभि SA0 होती है। इसको अगर बात करें हम, नाभिलंब जीवा हमारी नाभि पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, नाभि होती है किसी भी तरीके से निकाली जाए, लेकिन नाभिलंब जीवा जो नाभि पर समकोण बनाते हुए परवलय को दो भागों में काटती है, जिसे L कहते हैं। इसमें कहा गया है परवलय और नाभिलंब जीवा से कटे दो भाग। अब देखिए इस परिवर्त क्षेत्रफल, एक तो भाग ये हो गया, एक हो गया ये। अब अगर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो इसको डबल कर सकते हैं। अब हम x से हम यहाँ लेकर चल रहे हैं, तो x पे हमारी लिमिट है 0, 0 और a। तो यहाँ जो हमारा बनेगा अभिष्ट क्षेत्रफल वो बनेगा 0 to a, 0 to a तक लिमिट होगी हमारी, और y dx 0 to a, और y हमारा है 2√a √x dx। समझ गए होंगे बात को। अब √x का जो 2√a, अगर हम इसका समाकलन निकालते हैं तो बैठता है 3/2 और 3/2 ये a to 0। यानी कि कहने का मेरा मतलब है 2√a, जब मैं इसको अंदर रखूँगा 2/3, ये हो जाएगा a√a। ऐसे होगा ना, क्योंकि 3/2 को a√a भी लिखा जा सकता है, और यहाँ बन जाएगा 4/3 √a की मल्टीप्लाई a इंटू a, यानी कि ये हो जाएगा 4/3 a² यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कहीं अगर देखना कहीं गलती तो नहीं हुई है, ये भी समझने का विषय है। 4 2 y² यानी y आया हमारा 4a मतलब 2a आपका ये आ जाता है, और x² को लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ सॉरी ये गलती हो गई है। ये भाग जो निकला है आपका 4/3 a² सिर्फ एक भाग निकला है, लेकिन अब अगर हम समिट की बात करें, समिट, क्योंकि डबल दूसरा भाग ये है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई पहले ही कर लेते हैं। तो वही मैं देख रहा था, आंसर में थोड़ी गड़बड़ आ रही थी, तो 2 × 2, तो 2 से क्यों करा कि इतना भाग ये हो गया, इतना भाग ये हो गया, तो डबल करने पे यहाँ हो जाता 4 और ये हो जाएगा 8/3। जो आंसर आ रहा 8/3 a² आ रहा। तो मैंने आज आपको 2 टाइप के प्रश्न बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और जो प्रश्न आपके सामने लेके आऊँगा, जहाँ हम 2 आकृति जैसे जैसे प्रतिच्छेद करती है उनका प्रतिच्छेद का प्रतिवर्ध क्षेत्रफल, जो 60 डिग्री रीजन का क्षेत्रफल है, वो कैसे ज्ञात करते हैं। वक्र और रेखा के बीच का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। वर्त जब प्रतिच्छेद करेंगे तो उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। 2 परवलय कैसे प्रतिच्छेद करने का क्षेत्रफल, एक परवलय, एक अति परवलय, एक वर्त और अति परवलय के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। इसका इन सवालों को हम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे आगे बताऊंगा। धन्यवाद बच्चों।